नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 12th क्लास एग्रीकल्चर की एक बुक स्टार्ट की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 का हमने एक भाग ऑलरेडी रिलीज कर लिया है। आज उस दूसरे पार्ट की बात है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। चैप्टर अपन ने शुरू कर ही लिया था, और हमने इससे पहले पढ़ा था कि सस्य विज्ञान क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, और कौन सी भाषा के शब्द से यह शब्द बना है। उसके बाद हमने इसके महत्व पढ़े और इसका कार्य क्षेत्र पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद पढ़ी थी हमने मृदा उर्वरता, और मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ तक अपनी पहली क्लास थी। अब आज जो क्लास रहने वाली है वो मृदा उर्वरता से आगे रहने वाली है, यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मृदा उत्पादकता के बारे में। तो देखो दोस्तों, देखो, एक तो होती है मृदा उर्वरता और एक होती है मृदा उत्पादकता। तो देखो, सबसे मैं इन दोनों को एक साथ वापस समझाना चाहता हूं, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो मृदा उर्वरता ये होती है कि मृदा के अंदर कितने पोषक तत्व हैं जो फसलों को प्रदान किए जाते हैं। मृदा के द्वारा जो मृदा के अंदर मौजूद पोषक तत्व हैं वो फसलों को प्रदान किए जाते हैं, और उससे फसल ग्रो करती है। तो जो पोषक तत्व मृदा के अंदर प्रेजेंट है और वो पौधों को प्रदान किए जाते हैं, उसको कहा जाता है मृदा उर्वरता, कि उसके अंदर कितने पोषक तत्व मौजूद हैं, है ना। तो वो उसको, उस मृदा की क्या दिखाती है, उर्वरता दिखाती है। लेकिन उत्पादकता उस मृदा से कितना प्रोडक्शन मिला। समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से? देखो, उर्वरता में तो क्या होता है, पोषक तत्वों को देखा जाता है कि सोइल में कितने पोषक तत्व मौजूद हैं, और उत्पादकता में देखा जाता है कि हमारे पास प्रोडक्शन कितना हुआ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मृदा उत्पादकता का मतलब है कि किसी भी निश्चित एरिया से उत्पादित की गई फसल, किसी भी निश्चित एरिया से उत्पादित की गई फसल क्या कहलाता है, मृदा उत्पादकता कहलाती है, ठीक है। देखो, मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। इसको साधारणतः रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे खेत में, जैसे मान लो किसी का 1 हेक्टेयर खेत है, उस 1 हेक्टेयर से कितना अनाज उत्पादित किया गया, कितना अनाज हमें उस खेत से मिला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मृदा उत्पादकता कहेंगे, ठीक है। तो देखो, फिर उसको किस में मापेंगे, रुपए में। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास, जैसे मान लो मेरा 1 हेक्टेयर का खेत है, उसमें मैंने गेहूं बोया और 100 बोरी गेहूं हुआ, तो उस 100 बोरी गेहूं का मार्केट में जब मैं बेचने गया, तो पता चला कि इस 100 बोरी गेहूं के कितने रुपए मिलने वाले, मेरे को 1 लाख रुपए मिलने वाले। तो मेरे वहां की उत्पादकता क्या होगी, 1 लाख रुपए। या फिर ये माप लो, या फिर उस खेत से मेरे को कितना बोरी गेहूं मिला, 100 बोरी गेहूं मिला, तो ये माप लो। या तो उसको उपज में माप लो कि कितने क्विंटल या कितना किलो उपज हुई है, या फिर उस उत्पादित हुई फसल का रुपए में आप मोल कर सकते हो। तो उसको क्या कहा जाता है, मृदा उत्पादकता कहा जाता है। देखो, उत्पादन कई वृद्धि कारकों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। इन सभी कारकों में फसल उत्पादन के लिए मुख्य कारक क्या है, मृदा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो फसल उत्पादन में बहुत सारे कारक मौजूद होते हैं। फसल उत्पादन में बहुत सारे कारक फसल उत्पादन में बहुत सारे कारक उपस्थित होते हैं। जैसे कि बात करें तो मौसम हो गया, ठीक है, बीजों का प्रकार हो गया, फसल को बुआई का समय हो गया, ठीक है, कटाई का समय हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एक फसल को उगने से लेकर भंडारित तक उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन इन सभी कारकों में से सबसे मुख्य कारक क्या है, मृदा। इन सभी कारकों में से एक मुख्य कारक क्या है, मृदा। क्यों है मृदा? देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। अगर मान लो किसी मृदा के अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में, किसी भी मृदा के अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है, तो कुछ चांसेस हैं, देखो 100% तय नहीं है, लेकिन कुछ चांसेस है वहां से हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोला? आप कहोगे सर मेरी जो जमीन है उसमें खूब सारे पोषक तत्व है, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होना चाहिए ज्यादा।
है ना, ये बात सही है, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मान लो आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ और एंड में क्या हुआ कि भंडारित करते समय उसमें कीटों और रोगों का प्रकोप हो गया, तो आपका जो उत्पादित किया गया अनाज वो सभी बेकार जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जब वो उसमें से काफी मात्रा में अनाज नष्ट हो गया तो उपज कम हो गई ना हमारी, तो है ना। या फिर मान लो ऐसा कि फ्लावरिंग के टाइम तेज हवाएं, बारिश वगैरह चलने की आपकी फसल बहुत अच्छी थी, है ना, और हवाएं, तेज हवाएं और बारिश चलने की वजह से सब फसल खराब हो गई, तो इसमें भूमिका का तो कोई रोल नहीं है ना। तो होता क्या है कि भले ही आपकी मृदा बहुत ज्यादा उर्वर वाली हो, लेकिन उत्पादकता किस पर निर्भर करेगी, इन सभी कारकों के ऊपर निर्भर करेगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर इन सभी कारकों में से मुख्य कारक की बात करें तो मुख्य कारक कौन सा होता है, मृदा होता है। ठीक है, इस पूरी स्लाइड में एक तो उत्पादकता को किस में मापा जाता है, उत्पादकता को मापा जाता है प्रति हेक्टेयर पैदावार में, प्रति हेक्टेयर पैदावार में, या फिर इसको रुपयों में मापा जाता है, ध्यान रखना। और दूसरा कि मृदा उत्पादकता में मुख्य कारक कौन सा रोल करता है, वो करता है मृदा करता है। ठीक है, आगे बात करें तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले कारक की बात करें तो मृदा की उर्वरता। अगर मान लो किसी खेत की मृदा उर्वर है तो उसमें चांसेस रहेंगे कि हमारे वहां का प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, अगर मौसम अच्छा रहा तो, है ना। तो इस तरीके से उर्वरता मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करता है। अगर उसमें जिस ऐसी मृदा में फसल उगाओगे जिसमें पोषक तत्व ही नहीं है तो फिर वहां उत्पादन कम होगा। दूसरा है मृदा की भौतिक दशा। ठीक है, अब मृदा की भौतिक दशा से मतलब ये है कि मृदा कैसी है, रेतीली है या फिर क्ले सोइल है, सिल्ट सोइल है, उस मृदा में एरेशन कैसा है, वायु का आदान प्रदान कितना होता है, जीवांश पदार्थ उसमें कितना है, ये सब किस में आ जाते हैं, आपकी मृदा की भौतिक दशा में आ जाए। ये सब अगर कंडीशन अच्छी है मृदा की तो जाहिर सी बात है वहां उत्पादन अच्छा होगा। आगे बात करते हैं मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति का मतलब होता है कि आपका जो खेत है वो कहाँ लोकेटेड है ना, कहाँ पर स्थित है। अगर मान लो आपका खेत जस्ट सिटी के पास स्थित है, ठीक है, और उसमें हो सकता उस खेत की मिट्टी भी काफी अच्छी है, तो होगा क्या कि वहां पर मान लो जो भी प्रोडक्शन होगा वो सीधा मार्केट में जाएगा। देखो ध्यान से समझ रहे हैं इस बातों को, क्योंकि अगर आपका खेत कहाँ पर है, जस्ट बाजार के पास में है, तो होगा क्या, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि आप जल्दी, बाकी खेतों के मुकाबले आप जल्दी अपना प्रोडक्शन मार्केट में लेके आ जाओगे, तो हो सकता है वहां पर आपको सही दाम मिले। क्योंकि देखो ओवरऑल जो उत्पादकता है वो किसमें मापी जाती है, वो या तो वहां से कितना उत्पादन हुआ या फिर रुपयों में, है ना। तो अगर आपका खेत जस्ट बाजार के पास है तो लागत जो कहते हैं ना, लागत, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्ट में भी खेत से बाजार तक कोई भी फसल, अनाज या सब्जियां भेजने में ट्रांसपोर्ट का भी काफी खर्चा रहता है, जिसमें काफी जो अनाज सब्जियां होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो अगर आपका खेत बाजार के जस्ट निकट है तो ऐसा कोई रोल नहीं रहेगा खराब होने का। दूसरा, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बच जाएगा, तो आपके पास पैसे ज्यादा बचेंगे। तो पैसे ज्यादा बचेंगे इसका मतलब क्या हुआ, वहां से आपने ज्यादा अर्न किया। अगर वही खेत आपका दूर है तो वहां से एक तो आपको इवनिंग में ट्रक लोड करना पड़ेगा, मॉर्निंग में आते आते लेट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ सब्जियां, फल फ्रूट या अनाज खराब भी हो सकते हैं। उसके बाद आप लेट आते हो मार्केट में तो आपको दाम भी थोड़ा कम मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका ट्रांसपोर्ट में भी खर्चा हुआ है और आपको रुपया भी कम मिला है। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें जो उत्पादकता है वो घट जाएगी, है ना, उत्पादकता घट जाएगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास शहर के पास आपकी जमीन है तो वहां हो सकता है आपको उत्पादकता ज्यादा मिले। ठीक है, अगला है उत्पाद की मांग। देखो उत्पाद की मांग कैसे उत्पादकता पर निर्भर करती है। जैसे मान लो मैंने अपने खेत में टमाटर बोए, है ना, मैंने अपने खेत में क्या बोए, टमाटर बोए, और जब मैंने बोए तो मेरे को लगा बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। देखो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। उत्पादन का मतलब ये हो गया कि आपने अपने खेत से कितना किलो प्रोडक्शन लिया है, कितना किलो अनाज या कितना किलो सब्जियां ली है, वो तो हो गया उत्पादन। ठीक है, उत्पादकता का मतलब हो गया कि वो सब्जियां कितनी रुपए में बिकी, वो हो गया इसका उत्पादकता। तो देखो उत्पाद की मांग का मतलब ये हो गया कि
मान लो मैंने टमाटर बोए और टमाटर जब मार्केट में लेके गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो, तो मेरे को इतना अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा। जब मुनाफा नहीं मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी, यानी उत्पादकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर मान लो वही टमाटर मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, जैसे ऐसा होता है कि जब ऑफ सीजन होती है, ऑफ सीजन की जब सब्जियां मार्केट में जाती हैं तो बहुत हाईली डिमांड में होती है, तो हाईली डिमांड में होती है तो कम उत्पादन होते हुए भी वो उसकी जो उत्पादकता है वो ज्यादा हो जाती है। कम उत्पादन होते हुए भी उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से ये मांग भी क्या करती है, प्रभावित करती है। यातायात के साधन, अगर आपका जो उत्पादन किया हुआ सामग्री कौन से ट्रक में जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके खेतों से मान लो बाजार की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपने उसको सही से लोड नहीं किया तो हो सकता है, देखो इस दूरी के दौरान आपका अनाज खराब हो सकता है, सही लोड नहीं करने की वजह से खराब हो सकता है। तो जो खराब हुआ वो अब उसका रुपया तो नहीं मिलने वाला है। देखो ओवरऑल उत्पादन का मतलब है कि जो हम उत्पादकता का मतलब है जो हमारे खेत से उत्पादित किया है उससे हमें कितना रुपया मिल रहा है। अगर रुपया ज्यादा मिल रहा है तो हमारी क्या है, उत्पादकता अच्छी है। अगर रुपया कम मिल रहा है, भले प्रोडक्शन लाखों टन हुआ हो लेकिन मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे उत्पादकता में कमी आ जाएगी। ठीक है, अन्य फैक्टर में ये है कि आपने कितना उस पर खर्च किया उसको उगाने में। मान लो कि कोई चीज है जिसके मार्केट में वैल्यू 10 रुपए की है, उस पर आपने 9 रुपए तो खर्च कर लिए खेत में पहले से ही, तो रुपया 1 रुपया तो मिला आपको। वहीं अगर आपके मार्केट में उसकी कीमत क्या है, 10 रुपए, और आपने उस पर 5 रुपए खर्च किए, जिसको कहते हैं लागत, है ना। अगर आपकी लागत कम होगी तो जाहिर सी बात है आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, मुनाफा ज्यादा मिलेगा तो आपके प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो ज्यादा होगी। तो इसमें अन्य कारकों में क्या आ जाता है कि आपने पानी कैसे दिया, सिंचाई, है ना, पानी कहाँ से लिया। अगर आपने पानी पड़ोस के खेतों से लिया तो आपको उसका पैसा वहन करना पड़ेगा। दूसरा, फर्टिलाइजर कितना डाला आपने अपने खेतों में, हर्बिसाइड का यूज कितना किया आपने अपने खेतों में, तो वो सब किस में आ जाते हैं, लागत में आ जाते हैं। तो ये सभी कारक, मृदा उर्वरता, मृदा की भौतिक दशा स्थिति, उत्पाद की मांग, यातायात के साधन और अन्य कारकों में आपका क्या आ जाता है कि पोषक तत्व क्या डाले, हर्बिसाइड कितना डाला, ठीक है, उस पर कितनी कॉस्ट आई, है ना, लागत कितनी है, ये सब इसमें आ जाता है। तो ये सभी कारक किसको प्रभावित करते हैं, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। आगे बात करें मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर क्या होता है, ध्यान से समझना इन बातों को। देखो, मृदा उर्वरता का संबंध पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सही अनुपात और उपलब्ध करवाने की क्षमता से है। कहने का मतलब है मृदा उर्वरता का क्या मतलब है कि मृदा में पोषक तत्व मौजूद है, अब ये पोषक तत्व पौधे को प्रदान करना है, वो भी सही मात्रा में। ये तो क्या हो गई मृदा उर्वरता। उत्पादकता का मतलब क्या हो गया, मृदा उत्पादकता का मतलब प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है कि भाई 1 हेक्टेयर से आपने कितना प्रोडक्शन लिया है ना, 1 हेक्टेयर से कितना प्रोडक्शन लिया है, तो वो क्या हो गया, उत्पादकता हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बात करूं ना, तो हमारे देश में जो धान होता है, धान चावल, धान या चावल सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, है ना, इसीलिए इसको धान का कटोरा भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा धान का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इसका क्षेत्रफल देखा जाए, धान का क्षेत्रफल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 हेक्टेयर एरिया की, पश्चिम बंगाल के 1 हेक्टेयर में कितना धान उत्पादित किया जाता है, वही मैं इसको ले आऊं कॉन्सेप्ट को कहां पर, पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब का 1 हेक्टेयर में अगर मैं धान को उगाऊं तो होगा क्या कि जो पंजाब में मैंने धान उगाया ना, उसका प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल के प्रोडक्शन से कई गुना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पंजाब की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि 1 हेक्टेयर, वहां पे भी 1 हेक्टेयर है, वहां मैंने धान उगाया, मान लो वो कम हुआ, और पंजाब में मैंने जो धान उगाया उसका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो किसकी मिट्टी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई, जाहिर सी बात है पंजाब की। तो हमेशा अगर आपसे पूछ ले कि उत्पादन के मामले में धान में प्रथम स्थान किसका है, तो पश्चिम बंगाल का। अगर उत्पादकता की बात कर ले
है ना। समझना बात को, अगर उत्पादन की बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, उत्पादकता किसकी है, वो है पंजाब की। कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, कहां पर, पंजाब में, इसीलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। देखो, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। कहना का मतलब यह है कि भाई अगर मान लो आपकी मृदा बहुत उर्वरता युक्त है, आपकी मृदा में पोषक तत्व है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें से प्रोडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखो, भूमि में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जमीन में पोषक तत्व खूब सारे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे फैक्टर है जो फसल को उगाने में सहायता करते हैं। अगर आपकी मृदा के अंदर पोषक तत्व खूब सारे हैं, लेकिन आपने बीजों को सही से मार्केट से लाते वक्त देखा नहीं कि बीज कैसे है आपने, है ना। बहुत सारे आजकल मार्केट में नकली बीज है, आपने नकली बीजों को बोया, है ना, आधे से ज्यादा, तो उसमें से आधे बीज ही उगेंगे, आधे बीज उगेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो इसमें मृदा की तो कोई वो रोल नहीं था ना, गलती नहीं थी ना, ऐसा। तो उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। अगर आपने बीज, आपका मौसम, जलवायु सब सही रहा तो उससे अच्छा उत्पादन हो सकता है, अगर वो सब खराब रहा तो उत्पादन कम हो जाएगा, मृदा उर्वरता होते हुए भी। ठीक है, और उत्पादक हमेशा उर्वर होगी, उत्पादक मृदा, सॉरी, उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होगी। अगर मान लो मैं कह दूं मेरे खेत से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब क्या है, मेरे वहां की सोइल है वो उर्वरता युक्त थी। ठीक है, समझे बात को। इसीलिए जो मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए मेरी मृदा का उर्वरक होना भी जरूरी है। अगर मेरी मृदा उर्वरक है बहुत ज्यादा, उससे उत्पादन हो सकता भी है और नहीं भी सकता है। ठीक है, मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधे के पोषक तत्वों की मात्रा और उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है कि मृदा की भाई भौतिक दशा कैसी है, उसमें रासायनिक जो स्थिति वो कैसी है, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है और उनका क्या संतुलन है, ये सब किस में आ जाते हैं, मृदा की उर्वरता में। और उत्पादकता में मृदा की उर्वरता, परिवहन व्यय, उपज की मांग, फसल पैदा करने में व्यय मृदा उत्पादकता को निर्धारित करता है कि मृदा उर्वरता है या नहीं है। आपने वहन कौन, जो परिवहन है उस पर कितना खर्चा आया, उपज की मांग कितनी है मार्केट में, है ना, मार्केट में मांग कितनी है, दूसरा फसल पैदा करने में कितना रुपया खर्च किया आपने पहले, है ना। क्योंकि भाई देखो, पहले निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, जुताई करनी पड़ेगी, हो सकता है बाड़बंदी करनी पड़े, सिंचाई, उर्वरक, फर्टिलाइजर, है ना, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सब में खर्च करना पड़ता है, लेबर कॉस्ट वगैरह, है ना। तो ये इस पर कितने आपने खर्च किया, तो ये सब किस में आ जाएगा, मृदा उत्पादकता में आ जाएगा। ठीक है, मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। जाहिर सी बात है, आपके पास मृदा है, आपने क्या किया, उस मृदा को लिया, लैब में टेस्ट करवाया कि इसमें कितने पोषक तत्व हैं, इसकी उर्वरता का लेवल क्या है, तो पता चल सकता है। लेकिन उत्पादकता की जांच आप क्या कर सकते हो, लैब में नहीं करवा सकते हो। भाई कैसे बता सकते हो, कोई मृदा है, जैसे मान लो मैंने अपने खेत की मृदा लेबोरेटरी में चेक करवाई कि साहब मेरे को यहाँ से कितना अनाज पैदा हो सकता है, तो लैब वाला कहेगा भाई साहब ऐसा है, मेरे को कैसे पता। मान लो मैं आज आपको कह दूं आपकी मृदा में बहुत ज्यादा पोषक तत्व हैं, ठीक है, और बारिश हो गई तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो फिर बताओ उत्पादन कम होगा ना। तो अगर उत्पादकता देखनी है तो आप क्या करो, उस खेत में बीजों को बो और बो कर देखो कि कितना उत्पादन मिल रहा है। अगर आपका बाह्य मौसम अच्छा रहा या बाहर के फैक्टर सभी अच्छे रहे तो क्या हो सकता है, कोई कीट और रोगों का नुकसान नहीं हुआ, कीट और रोगों के द्वारा कोई नुकसान नहीं किया गया, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आपका मृदा उत्पादकता अच्छी होगी। मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है। भाई अगर मेरे को ज्यादा उत्पादकता चाहिए तो उसके लिए मेरी मृदा का उर्वरक होना जरूरी है। उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, उत्पादन, व्यय, उपज के मूल्य का विचार नगण्य है। कहने का मतलब है कि मृदा उर्वरता में ये नहीं आता है कि भाई मार्केट में कितनी वैल्यू है उस फसल की, कैसे लेके जाओगे, है ना, उस फसल को उगाने में कितना खर्चा आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है मृदा उर्वरता से। लेकिन वही मृदा उत्पादकता से इन शब्दों को लेना बहुत जरूरी है कि भाई मार्केट में कितनी वैल्यू है, परिवहन कैसे करोगे, उस पर दवाइयों का कितना खर्चा आया, ये सब किस में आ जाएगा, मृदा उत्पादकता में आ जाएगा। मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाएं वो आर्थिक नियम सम्मिलित होते हैं। आई बात समझ में।
तो आगे देखते हैं, ये था अपना मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। ठीक है, आई होप ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि समझने लायक है। एक बार इस वीडियो को आप वापस देखना, फिर समझ में आता है। अगर नहीं भी आता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताओगे कि उत्पादन और उत्पादकता वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डालकर इसको और थोड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे मृदा क्षरण और संरक्षण। ठीक है, मृदा क्षरण और संरक्षण को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पीडीएफ है, ठीक है, जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, टेलीग्राम चैनल पर जाकर एग्री प्रो जोधपुर सर्च करो, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जरूरी नहीं ये पीडीएफ ही मिलेगा, इसके साथ साथ बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह वहां आते रहते हैं। ठीक है, और कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी वो वहां पर आती रहेगी, तो आप क्या होगा, एग्रीकल्चर में आपको नॉलेज बढ़ता रहेगा, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, एग्री प्रो कोचिंग, सॉरी एग्री प्रो जोधपुर के इस पेज पर। दूसरा, हमने क्या कर रखा है, पूरी 12th क्लास का शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, पूरी 12th क्लास के शॉर्ट नोट्स वन लाइनर के फॉर्म में। क्योंकि देखो आपका जो एग्जाम है 12th का वो पूछता ही वन लाइनर में, अगर 70% पेपर को देखा जाए ना तो वन लाइनर पूछता है। तो हमने क्या है वो नोट्स भी बना रखे हैं, वो इस चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और वो आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब बात कर रहे थे अपन मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण की। देखो सबसे पहले बात करते हैं मृदा क्षरण की। तो देखो मृदा क्षरण में क्या होता है कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना किसी भी बाह्य कारक के द्वारा या फिर प्राकृतिक रूप से। ठीक है, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना या तो प्राकृतिक कारकों के द्वारा या किसी अन्य कारकों के द्वारा, तो उसे क्या कहेंगे, मृदा क्षरण कहेंगे, सोइल इरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा क्षरण या फिर सोइल इरोजन कहा जाता है। ठीक है, अब मृदा संरक्षण किसे कहेंगे, मृदा संरक्षण का मतलब है जो मृदा का अपरदन हो रहा है उस अपरदन को रोक कर मृदा को बचाना, वो किस में आ जाएगा, मृदा संरक्षण में आ जाएगा, सोइल कंजर्वेशन में आ जाएगा। देखो भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा का पृथक्करण और परिवहन क्या कहलाता है, मृदा क्षरण। या तो आप क्या कह दो, मिट्टी का कणों का अपना स्थान से हटना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण, या फिर आप ऐसा कह दो कि मृदा का पृथक्करण, पृथक्करण मतलब अलग होना, और परिवहन, परिवहन का मतलब है कि वो रेंग कर या फिर उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, मृदा क्षरण में आ जाएगा। अधिकांश दशाओं में जल परिवहन कारक होता है, लेकिन हवा भी यह कार्य करती है। देखो आपको लगता होगा कि जो मृदा का क्षरण है सबसे ज्यादा हवा के द्वारा होता है, ऐसा नहीं है। मृदा का क्षरण सबसे ज्यादा, अगर भारत की बात करूं तो भारत में मृदा का क्षरण सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, उसके बाद वायु आती है। लेकिन राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मृदा क्षरण वायु के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि ये शुष्क इलाका आ जाता है, तो शुष्क इलाके में सबसे ज्यादा जो मृदा का क्षरण होता है वो किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि भारत में अगर, है ना, कि अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा होता है आपका जल द्वारा मृदा का क्षरण, है ना, जल द्वारा मृदा का क्षरण। और वहीं राजस्थान की बात करूं, है ना, वहीं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मृदा का क्षरण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। मृदा को विभिन्न, अब देखो मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने तथा कटने से बचाने की क्रिया क्या कहलाती है, मृदा संरक्षण कहते हैं। ठीक है, कि भाई मृदा का जो क्षरण हो रहा है उस क्षरण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, उस क्षरण को कैसे रोका जा सकता है, मृदा को कैसे बचाया जा सकता है कटने से, तो वो किस में आ जाएगा, मृदा संरक्षण में आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के इंग्लिश में अलग दे रखा है। ठीक है, ऐसा।
आगे अगर बात करें अपन, तो मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है। तो अगर बात करूं तो मृदा क्षरण है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक क्षरण और एक होता है त्वरित क्षरण, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक क्षरण और एक होता है त्वरित क्षरण। प्राकृतिक क्षरण क्या होता है? देखो, बहुत बार क्या होता है कि मृदा के निर्माण के दौरान भी मृदा का इधर से उधर होना जरूरी है। समझना मेरी बात को, मृदा के निर्माण के दौरान भी मृदा का इधर से उधर होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने तो क्या डेफिनेशन दी, मृदा का कणों का इधर से उधर होना ही क्या कहलाता है? मृदा क्षरण। लेकिन वो सही दिशा में अगर हो रहा है, यहाँ मृदा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मृदा का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां मृदा का इधर से उधर होना करना है ना, तो ये किस में आ जाता है? नेचुरल क्षरण में आ जाता है, जो अपन को दिखाई भी नहीं देता है और अपने लिए हानिकारक भी नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा है त्वरित क्षरण। त्वरित क्षरण में क्या होता है? या तो जल के द्वारा या फिर पानी के द्वारा, सॉरी, या तो जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा। जल या वायु के द्वारा मृदा के कण इधर से उधर हो रहे हैं और काफी लंबे किलोमीटर तक जाते हैं, तो उससे क्या होता है? मृदा का नुकसान होता है, ठीक है। तो उसको क्या क्या कहते हैं? त्वरित क्षरण कहा जाता है। तो देखें, प्राकृतिक क्षरण या नेचुरल इरोजन की बात करें, वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यह क्षरण मृदा का निर्माण, देखो मैंने कहा था ना कि होता क्या है, मृदा के निर्माण के दौरान, है ना, और मृदा के विनाश की क्रियाओं के दौरान। मृदा का विनाश का मतलब ये होता है कि देखो, जब मृदा का फॉर्मेशन होता है तो वो फॉर्मेशन ही एक प्रकार से विनाश और विकास, ये दोनों को लेकर मृदा का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि अगर मान लो मृदा का क्षरण हो रहा है तो वो सही है ना, इससे कोई विशेष हानि नहीं होती, क्योंकि परिवर्तन में बहुत क्या लगता है? समय। ये बहुत रेयर होता है, आपको दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। इस क्षरण को मनुष्य द्वारा रोका नहीं जा सकता और हम इसे रोक भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसे कौन सा क्षरण कहा जाता है? नेचुरल क्षरण कहा जाता है या फिर प्राकृतिक क्षरण कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं त्वरित क्षरण या फिर एक्सेलरेट इरोजन। तो एक्सेलरेट इरोजन या त्वरित क्षरण की बात करें तो जब भूमि की वनस्पति को पशुओं के द्वारा चराकर या फिर खोद कर, जोत कर समाप्त कर दिया जाता है तो भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर मृदा के ऊपर कोई ना कोई वनस्पति होगी, वनस्पति का मतलब छोटे पेड़ पौधे वगैरह होंगे, तो ना तो सीधे वायु के द्वारा मृदा का क्षरण होगा और ना ही जल के द्वारा मृदा का क्षरण होगा। अगर आपने किसी के कारणवश, है ना, या तो आपने बहुत ज्यादा वहां गाय भैंस चरा ली, या फिर आपने वहां से पेड़ पौधों को काट दिया, है ना, और भी बहुत सारे कारण होता है, मृदा को खोद दिया आपने, तो होगा क्या उससे कि मृदा पानी या ऐसी मिट्टी, पानी या हवा से क्या होगा? इधर से उधर जाएगी। अलग होने की गति क्या कहलाएगी? मृदा निर्माण से कहीं ज्यादा होती है। मतलब जो मृदा का क्षरण हो रहा है ना, वो दो सिनेरियो देखो, एक में हो रहा है मृदा का निर्माण और एक में हो रहा है मृदा का क्षरण। तो जो मृदा का क्षरण हो रहा है वो निर्माण से कई गुना ज्यादा हो रहा है। निर्माण तो कम हो रहा है लेकिन मृदा का क्षरण बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के मृदा क्षरण को क्या कहा जाता है? त्वरित क्षरण कहा जाता है। इस प्रकार के मृदा क्षरण को क्या कहा जाता है? त्वरित क्षरण कहा जाता है। और इसी त्वरित क्षरण में हम दो प्रकार का मृदा क्षरण पढ़ते हैं। एक तो जल क्षरण, मतलब जल द्वारा क्षरण, है ना, और एक मृदा द्वारा क्षरण, मृदा सॉरी, एक क्या हो जाएगा आपके? वायु द्वारा क्षरण, वायु द्वारा क्षरण। एक तो जल के द्वारा और एक वायु के द्वारा क्षरण। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल अपलोड हो जाएगी आपके चैनल पर, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? क्या समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया, मेरे ख्याल से मृदा उत्पादन और उत्पादकता में थोड़े से बच्चों को क्या हो सकता है? कंफ्यूजन हो सकता है। अगर कंफ्यूजन रहता है आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर कंफ्यूजन रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हमारी ये क्लासें कंप्लीट क्लासें रहेगी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिए, ताकि
होता क्या है कि आपके एक लाइक करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, इस क्लास को और थोड़ी सी सरल और बाकी क्लास से आपकी जल्द से जल्द अपलोड करवा दी जाएगी इस चैनल पर। ठीक है, धन्यवाद।